Hey everyone, Dr. Swapn this side, and you're watching my YouTube channel Dental Expertise. And I'm here again with part 3 of Dental Hygienist question paper of 2023, where we will focus on one of the best way to prepare. So hit that subscribe button and start your journey towards becoming a successful dental hygienist. Now let's get started. Asteroid bodies are seen in options are leprosy, sarcoidosis, actinomycosis और tuberculosis. तो एस्ट्रॉइड बॉडीज जो हैं ये क्या होती है, स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ग्रेनुलोमा के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल के साइटोप्लाज्म में देखे जाते हैं। ओके, और ये मोस्टली सर्कोइडोसिस के केस में दिखते हैं जो एक ग्रेनुलोमेटस डिसीज है। ओके, तो एस्ट्रॉइड बॉडीज क्या है, स्टार शेप्ड eosinophilic structure with the center that is in brown red and radiating blue spikes within histiocytes and multinucleated giant cells. Okay, sarcoidosis is non-casseting granuloma in multiple organs, most commonly localized in lungs and hilar lymph node. Okay, so the correct answer for this question is sarcoidosis. Okay, now next question is dystrophic calcification are calcification seen in skin layers, salivary gland, neural tissues और dead tissues. तो जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है ये मोस्टली कहाँ दिखाई देता है, उन प्लेस पे दिखाई देता है जहाँ टिश्यू डेड हो या डैमेज हो चुका होता है। तो यहाँ कैल्शियम डिपोजिशन होता है, वो भी बिना ब्लड कैल्शियम लेवल के बढ़ने के। ओके, तो ये जो कैल्सिफिकेशन होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन, नेक्रोसिस या ऐसे एरिया में होता है जो इंजरी या डिसीज के कारण डैमेज हो चुके हैं। ओके, एग्जांपल केसियस नेक्रोसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक और डैमेज्ड हार्ट वॉल्व्स। ओके, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डेड टिश्यू। ओके, और भी एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, रूमेटिक हार्ट डिसीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, टीबी है ना, ट्यूमर्स, मेनिंजियोमा, पैपिलरी कार्सिनोमा, तो ये सभी आपको दिए हुए हैं एग्जांपल्स। ओके, जबकि जो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन क्या होता है, उसमें जो है कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। ओके, तो ये कहाँ दिखाई देगा, डिपॉजिट इन लिविंग टिश्यू, जबकि डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन कहाँ दिखाई देगा, डेड टिश्यू में। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और कैल्सिफिकेशन सीन इन डेड टिश्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज physiologic programmed cell death is termed as apoptosis, lysis, autolysis और autopsy. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज एपोप्टोसिस। ओके, तो एपोप्टोसिस एक नेचुरल और कंट्रोल प्रोसेस है जिसमें सेल्स अपने आप को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय करते हैं, वो भी बिना सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज किए। ओके, और ये बॉडी के लिए जरूरी होते हैं फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट, टिश्यू मेंटेनेंस और हार्मफुल सेल को रिमूव करने के लिए। ओके, तो एपोप्टोसिस इज नोन एज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सेल डिलेक्शन and it is also a process of programmed cell death. Okay, and resulting in morphological changes and DNA fragmentation. Okay, तो ये आपको याद रखना है। Death receptors include Fas receptors, tumor necrosis factor receptor, tumor necrosis factor related apoptosis including ligand receptor. Okay, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, apoptosis. Physiologic reprogrammed cell death is termed as apoptosis. Now next question is gangrene is the death of a part occupied by suppuration, putrefaction, calcification और coagulation. तो करेक्ट आंसर क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज प्यूट्रीफैक्शन। गैंग्रीन एक कंडीशन है जिसमें जो टिश्यू की डेथ हो जाती है और उसके बाद वो डेड टिश्यू में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण प्यूट्रीफैक्शन, इट मींस डिकम्पोजिशन होने लगता है। ओके, और ये इन्फेक्शन से फाउल स्मेल और डिस्कलर्ड टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, ये आपको शो होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्यूट्रीफैक्शन होता है, मीन्स डिकम्पोजिशन होने लगता है उस टिश्यू का। ओके, और क्या होता है, बाकी जो एरिया है उसमें पेन होगा, कलर चेंजेस होंगे, इडिमा होगा, स्टमक अल्सरेशन होंगे, है ना, तो ये सभी रीजंस हो जाते हैं। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्यूट्रीफैक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीचर which is absent in triple response of Lewis experiment.
ऑप्शंस आर रेड लाइन, फ्लेयर, व्हील और रिबर। तो लुइस ने क्या किया था, 1942 में नोट किया था दैट फर्म स्ट्रोकिंग ऑफ अ ह्यूमन स्किन रिजल्ट इन ट्रिपल रिस्पॉन्स। ओके, तो ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ लुइस एक स्किन फिनोमेना है जो कि हिस्टामिन रिलीज की वजह से होता है। इसमें 3 मेन फीचर्स होते हैं, रेड लाइन, फ्लेयर और व्हील। तो क्या नहीं होगा इसमें, रुबर। ओके, बाकी तीन तीन होते हैं, रेड लाइन, फ्लेयर एंड व्हील। रेड लाइन में क्या होता है, इंजोर्ड एरिया जो है उस पर डायरेक्ट वासोडाइलेशन के कारण रेड लाइन बनती है। ओके, और फ्लेयर इट मीन्स इंजोर्ड एरिया के आसपास की जो स्किन है उसमें इनडायरेक्ट वासोलेशन के कारण रेडनेस स्प्रेड हो जाती है, फ्लेयर्ड हो जाती है ना। एंड व्हील, उसमें क्या होता है, इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी के कारण स्वेलिंग या इडिमा हो जाता है। ओके, सो तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज रिवर, क्योंकि बाकी ट्रिपल रिस्पॉन्स कौन से होते हैं, रेड लाइन, फ्लेयर एंड व्हील। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस by which red blood cells move out of vessels through the widened inner endothelial junction is referred to as pigmenting, diapedesis, Rowlax formation, chemotaxis, migration. So the correct answer for this question is diapedesis. Okay, तो diapedesis एक प्रोसेस है जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो है वो ब्लड वेसल्स के वाइडन इनर एंडोथेलियल जंक्शन के थ्रू निकलते हैं, और ये क्या होता है, मोस्टली इन्फ्लामेशन के टाइम पे होता है जब वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती है। ओके, जबकि जो पेवमेंटिंग होती है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाइट ब्लड वेसल्स जो है वॉल पर स्टिक होते हैं। ओके, और राउलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, ये आरबीसी के स्टिक लाइक अरेंजमेंट को प्रेजेंट करता है जो मोस्टली हाई प्लाज्मा प्रोटीन के कारण होता है। ओके, और कीमोटैक्सिस माइग्रेशन क्या होता है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स के मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है टुवर्ड्स केमिकल सिग्नल्स। ओके, तो डायपेडेसिस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच इम्यून सेल्स सच एज ल्यूकोसाइट्स मूव out of blood vessels through the endothelial cells junction or directly through the endothelial cell body। तो अगर थ्रू द एंडोथेलियल सेल्स जंक्शन के थ्रू होगा तो उसे बोलेंगे पैरासेलुलर ट्रांसमाइग्रेशन, और अगर जो ल्यूकोसाइट्स है डायरेक्टली थ्रू द एंडोथेलियल सेल बॉडी तो उसे कहेंगे ट्रांस सेलुलर माइग्रेशन। ओके, तो ये दोनों भी आपको याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डायपेटिसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a fungal infection? Options are actinomycosis, cryptococcus, blastomycosis, histoplasmosis, and the correct answer for this question is actinomycosis। क्यों, एक्टिनोमाइकोसिस जो है ये फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है, ये क्या होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। किसके कारण होता है, एक्टिनोमाइसिस स्पीसीज के कारण, एक्टिनोमाइसिस इजराइली है ना, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसके कारण नहीं होता है। तो ये बैक्टीरिया जो है फिलामेंटस होते हैं और फंगल लाइक दिखाई देते हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्टिनोमाइकोसिस। बाकी जो क्रिप्टोकोकस है ये फंगल इन्फेक्शन है जो किसके कारण होता है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के कारण होता है। ब्लास्टोमाइकोसिस किसके कारण होता है, ब्लास्टोमाइसिस डार्मेटाइटिस के कारण से होता है। हिस्टोप्लाज्मोसिस किसके कारण होता है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के कारण होता है। ओके, तो एक्टिनोमाइकोसिस इज नॉट अ फंगल इन्फेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a plasma derived mediator of inflammation? The correct answer for this question is vasoactive amine। okay, तो जो वॉसोएक्टिव अमीन क्या होते हैं, ये इन्फ्लामेशन के मीडिएटर्स होते हैं, लेकिन ये प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स नहीं होते हैं। ये प्री फॉर्म्ड सब्सटेंस होते हैं जो मास्ट सेल, बेसोफिल्स और प्लेटलिस्ट में स्टोर्ड होते हैं और इन्फ्लामेशन के टाइम पे रिलीज होते हैं। ओके, और जबकि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये क्या होता है, ये प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे C3A और C5A। क्लॉटिंग सिस्टम क्या होता है, ये भी एक प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर होता है जो कोएगुलेशन और इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करते हैं। ओके, फाइब्रोनोलाइटिक सिस्टम क्या होता है, ये प्लाज्मा डिराइव्ड सिस्टम होते हैं जो फाइब्रिन डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व होते हैं और इन्फ्लेमेशन को मॉड्यूलेट करते हैं। तो इनमें से कौन नहीं है प्लाज्मा डिराइव्ड, वॉसोएक्टिव अमीन, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर्स होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
increase in size of individual cells is referred as hypertrophy, hyperplasia, hypodontia, or differentiation. Correct answer for this question is hypertrophy, है ना। तो हाइपरट्रॉफी क्या होती है? एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल सेल का साइज बढ़ता है लेकिन उनका नंबर नहीं बढ़ता है। ये जनरली किसमें होता है? मसल सेल्स में होता है। जबकि जो हाइपरप्लेजिया क्या होता है? इसमें सेल का नंबर बढ़ता है, ना कि उनका size. So the correct answer for this question is hypertrophy. The increase in the size of the individual cells is referred as hypertrophy. यहाँ मैंने शो भी किया हुआ है आपको, ये आपको ये शो हो रहा है यहाँ पे हाइपरट्रॉफी में कि सिर्फ इसका साइज बढ़ रहा है, जबकि हाइपरप्लेजिया में क्या हो रहा है? नंबर बढ़ रहा है बट साइज नहीं बढ़ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज malignant tumor of epithelial origin is carcinoma, sarcoma, papilloma, all of the above. तो यहाँ पे मैंने आपको ट्यूमर्स का पूरा दिया हुआ है, बेनाइन ट्यूमर्स का एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का। तो ये आपको शो हुआ है एपिथेलियल ओरिजिन में। बेनाइन में क्या होंगे? पैपिलोमा, केरेटोकैंथोमा, पिगमेंटेड सेलुलर नेवस। और मैलिग्नेंट में क्या होंगे एपिथेलियल ओरिजिन? बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, वेरिकोस कार्सिनोमा, मेलानोमा, है ना। तो ये सभी आपको मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पर अभी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज कार्सिनोमा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज wound healing is affected by which of the following condition? डायबिटीज, प्रेगनेंसी, डाउन सिंड्रोम और ऑस्टियोपोरोसिस। कंडीशन मैंने आपको शो किया हुआ है जिसमें जो है वुंड हीलिंग किसमें इम्पेयर हो जाती है, बिगड़ जाती है। ओके, तो इनके क्या क्या होंगे? डायबिटीज मेलाइटिस में, हाइपर एड्रीनोकॉर्टिसिस में, इन्फेक्शियस एजेंट के थ्रू, हाइपोथायरॉयडिज्म में, एनीमिया में, रीनल डिसीज में, लिवर डिसीज, हाइपोप्रोटीनीमिया, कोएगुलोपैथीज, नियोप्लाजिया, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशनल स्टेटस। इन सभी में जो है वुंड हीलिंग एम्पायर हो जाती है। तो सबसे पहला क्या है? डायबिटीज मेलाइटिस। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डायबिटीज। ओके, सबसे ज्यादा अफेक्ट वुंड हीलिंग में कौन डालता है? डायबिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ पेरियोचिप, एमॉक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्लोरहेक्सिडिन। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्लोरहेक्सिडिन। तो पेरियोचिप क्या होता है? पेरियोचिप एक डेंटल प्रोडक्ट है जो लोकलाइज पेरियोडोंटाइटिस ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, और इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? क्लोरहेक्सिडिन, जो कि एक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है और गम इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करता है। ओके, तो ये बैक्टीरिया को किल करता है और गम को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो क्लोरहेक्सिडिन चिप भी कहते हैं पेरियोचिप को। तो क्लोरहेक्सिडिन चिप इज अ स्मॉल बायोडिग्रेडेबल फिल्म ऑफ हाइड्रोलाइज्ड जिलेटिन इनटू व्हिच हैड बीन इनकॉर्पोरेटेड 2.5 mg ऑफ क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट। तो ये आपको याद रखना है कि कितना अमाउंट उसमें जा रहा है, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं 2.5 mg ऑफ क्लोरहेक्सिडिन, क्योंकि ये अमाउंट भी पूछा जा सकता है आपसे। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्लोरहेक्सिडिन। Bass technique of brushing involve scrubbing technique, side to side movement, rotational movement or vertical movement. And the correct answer for this question is side to side movement. The Bass technique of brushing involve side to side or back and forth vibratory motion. तो इसमें क्या होता है? टूथब्रश को होल्ड करते हैं at 45 degree angle to your teeth and position brush head where your teeth need to meet your gums. Okay, and use quick back and forth motion to loosen the plaque. Okay, so the correct answer for this question is साइड टू साइड मूवमेंट। तो साइड टू साइड अगर ना दिया हो, कई बार बैक एंड फोर्थ वाइब्रेटरी मोशन भी दिया होगा, तो करेक्ट आंसर वो भी हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर पोर्शन of the organic matrix of cementum is composed of type 1 and type 2 collagen, type 1 and type 3 collagen, type 2 and type 3 collagen, type 2 and type 4 collagen. तो यहां मैंने आपको शो किया हुआ है ऑर्गेनिक कंपोनेंट में द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ सीमेंटम इज कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ कोलेजन। तो प्रीडोमिनेंटली टाइप कौन सा हुआ? टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलेजन। ओके, तो करेक्ट आंसर for this question is type 1 and type
3 collagen. Okay, the organic matrix of cementum is composed of type 1 and type 3 collagen. Okay, now next question is, the film composed of glycoprotein formed on the surface of teeth within minutes of cleaning is known as biofilm, plaque, calculus, or tooth pellicle. So the correct answer for this question is tooth pellicle. Okay, जिसे एक्वायर्ड पेलिकल भी कहते हैं। तो टूथ पेलिकल जो है एक थिन फिल्म होती है जो टीथ के सरफेस पर तुरंत बन जाती है जस्ट क्लीनिंग के बाद। ओके, तो ये फिल्म जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बनती है जो सलाइवा से आती है। ओके, ये नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो टीथ को बैक्टीरिया से बचाती है, लेकिन अगर इस पे बैक्टीरिया एडहियर कर जाए तो प्लाक बन सकता है। ओके, तो pellicle is composed of primarily of glycoprotein from the saliva that attach to the tooth surface within minute after cleaning. Okay, and it is sticky, so it acts as a nidus for a bacteria to attach easily. Okay, जबकि जो बायोफिल्म होती है वो क्या होता है, ये एक बैक्टीरियल फिल्म होती है जो प्लाक बनाने के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लाक क्या होता है, ये टूथ सरफेस पर बैक्टीरिया और फूड पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन होता है। और कैलकुलस क्या होता है, ये हार्ड एंड प्लाक होता है जो टीथ के ऊपर मिनरल डिपॉजिट से बनता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टूथ पेलिकल। द फिल्म कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म्ड ऑन द टूथ सरफेस ऑफ टीथ विद इन मिनट ऑफ क्लीनिंग इज नोन एज टूथ पेलिकल। ओके, now next question is, the drawback of power driven instrument for scaling is aerosol production, rough root surface, interfere with cardiac pacemaker, or all of the above. Correct answer क्या होगा for this question is all of the above. Okay, power driven instrument जो है अल्ट्रासोनिक स्केलर जो स्केलिंग के लिए यूज करते हैं, तो उसके ड्रॉबैक्स ये होते हैं कि एरोसेल प्रोडक्शन करता है। पावर ड्राइव इंस्ट्रूमेंट से एरोसेल प्रोड्यूस होता है जो इन्फेक्शन स्प्रेड करने का रिस्क को बढ़ा देते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। ओके, और ये रफ कर देते हैं रूट सरफेस को। ये इंस्ट्रूमेंट के एक्सेसिव यूज के कारण रूट सरफेस को रफ कर देते हैं जो प्लाक एक्यूमुलेशन और फ्यूचर डेंटल इश्यूज के मतलब उसका रीजन बनते हैं। ओके, और ये इंटरफेयर विद द कार्डियक पेसमेकर। तो अल्ट्रासोनिक स्केलर जो है वो कार्डियक पेसमेकर के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं जो उन पेशेंट्स के लिए रिस्क हो सकता है जिन बाईपास पेसमेकर इंस्टॉल्ड होते हैं। Okay, so the correct answer for this question is all of the. Now next question is, which of the following instrument are most preferred for subgingival scaling? Options are sickle scaler, ultrasonic scaler, curettes, or Hoy. And the correct answer for this question is curettes. Curettes जो है subgingival scaling के लिए सबसे ज्यादा प्रेफर्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकली डिजाइन होते हैं ताकि आप इजीली गम लाइंस के नीचे जो प्लाक और कैलकुलस हो उसे रिमूव कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग द सराउंडिंग टिश्यू। जबकि जो सिकल स्केलर होते हैं ये मेनली सुप्राजिंजाइवल स्केलिंग के लिए यूज होते हैं, क्योंकि इनकी डिजाइन ऐसी होती है कि वो गम के नीचे रीच करने के लिए सुटेबल नहीं होते। और जो अल्ट्रासोनिक स्केलर होते हैं ये भी सबजिंजाइवल स्केलिंग के लिए होते हैं, लेकिन क्यूरेट्स के कंपैरिजन में अल्ट्रासोनिक स्केलर को ज्यादा प्रिसीजन नहीं मिलती है। ओके, और जो होई होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट भी हार्ड डिपॉजिट को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये मेनली सुप्राजिंजाइवल स्केलिंग के लिए ज्यादा सुटेबल होते हैं। ओके, so the correct answer for this question is curettes. Curettes are most preferred for subgingival scaling. Okay, now next question is, which of the following is not a periodontal probe? Williams probe, Briard probe, नेबर्स प्रोब और बीपीई प्रोब। तो यहाँ पे पेरियोडोंटल प्रोब के मैंने आपको सारे टाइप शो किए हुए हैं, जिसमें आता है WHO प्रोब या CPITN प्रोब या जिसे बीपीई प्रोब भी कहते हैं। नेक्स्ट है नेबर्स प्रोब, विलियम्स प्रोब, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलियन प्रोब और मिशिगन ओ प्रोब। ओके, तो इसमें से नॉट अ पेरियोडोंटल प्रोब, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? Briard probe is not a periodontal probe. Okay. Now next question is, initially formed calculus consists of mainly octacalcium phosphate, hydroxyapatite, calcium chloride और calcium sulfate। तो यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है कि अर्ली
कैलकुलस में सबसे ज्यादा क्या होगा, ब्रूसाइड, लेटर कैलकुलस में ऑक्टा कैल्शियम फॉस्फेट एंड मैच्योर में हाइड्रोक्सी एपेटाइट एंड विट्कोलाइट। तो यहाँ पे ब्रूसाइड ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो अर्ली में यानी इनिशियली में आपको क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑक्टा कैल्शियम फॉस्फेट। ओके, तो initially formed calculus consists of mainly octacalcium phosphate. Okay. Now next question is, the clinical feature of xerostomia is increased salivary flow, decreased salivary flow, increased blood flow और decreased blood flow। तो clinical feature इसमें मैंने शो किया हुआ है कि ये क्यों होता है, because of decreased salivary flow। ओके, तो इसमें क्या होता है, पेशेंट की क्या कंप्लेन होती है, डिफिकल्टी इन मैस्टिकेशन, swallowing and may indicate that food adheres to the oral membranous during eating। और उसके मेन साइंस क्या होता है, मोर प्रोन टू डेंटल डिके स्पेशली एट सर्वाइकल एंड रूट कैरीज एंड एसोसिएटेड मोर ऑफन विथ रेडियोथेरेपी ऑल्सो कॉल्ड एज रेडिएशन इंडक्शन थेरेपी। ओके, तो उसमें क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है सलाइवरी फ्लो, यानी कि जीरोस्टोमिया कहते हैं जिसे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the chief difference between the dental stone and dental plaster is, options are chemical composition, shelf life, shape and size of particles और solubility in water। तो यहाँ पे मैंने सारे आपको डिफरेंस शो किए हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर क्या होगा, शेप एंड साइज ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, तो डेंटल प्लास्टर में जो है लार्ज और इरेगुलर होंगे और पोरस होंगे, ओके, पार्टिकल्स, और डेंटल स्टोन में स्मॉलर, रेगुलर एंड डेंस होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिटार्डर इन जिप्सम इज सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सिट्रेट और पोटेशियम सल्फेट। तो यहाँ पे एक्सीलरेटर और रिटार्डर मैंने दोनों शो किए हुए हैं। एक्सीलरेटर क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच डिक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ जिप्सम। तो कौन से सब्सटेंस जो कि डिक्रीज करते हैं सेटिंग टाइम जिप्सम प्रोडक्ट की बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सीलरेटर। तो इसमें कौन से आएंगे, टेरा अल्बा 3.4 सोडियम एंड पोटेशियम सल्फेट 2% सोडियम क्लोराइड। ओके, और रिटार्डर क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो इंक्रीज कर देते हैं सेटिंग टाइम ऑफ द जिप्सम प्रोडक्ट बाय डिक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सीलरेटर क्या होते हैं, जो डिक्रीज कर रहे हैं सेटिंग टाइम जिप्सम प्रोडक्ट की, किसके थ्रू, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जबकि रिटार्डर क्या कहते हैं, ये इंक्रीज करते हैं सेटिंग टाइम ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट बाय डिक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो रिटार्डर्स के क्या एग्जांपल होंगे, बोरेक्स, सोडियम क्लोराइड। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सोडियम क्लोराइड। ओके, मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर इन जिप्सम इज सोडियम क्लोराइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, delayed expansion of dental amalgam is caused by excessive trituration, moisture contamination, inadequate mixing or high mercury content। And the correct answer for this question is moisture contamination। तो moisture contamination जो है, जब डेंटल अमलगम को सेट होने के टाइम पे मॉइस्चर मिलता है, तो ये क्या होता है, डिलेड एक्सपांशन कर देता है। ये एक्सपांशन अमलगम के इंटरनल कंपोनेंट के रिएक्शन से होता है, जो अल्टीमेटली मटेरियल को डिस्टॉर्ट कर सकता है और रेस्टोरेशन को डैमेज कर सकता है। ओके, जबकि जो एक्सेसिव ट्राइचुरेशन है उससे क्या होता है, अगर अमलगम को ज्यादा ट्राइचुरेट किया जाए तो ये मटेरियल को ओवरहीट कर सकता है, लेकिन ये डिलेड एक्सपांशन नहीं कराता है। इनएडिक्वेट मिक्सिंग क्या करता है, अगर अमलगम को प्रॉपरली मिक्स नहीं किया जाए तो मटेरियल यूनिफॉर्म नहीं होता है, लेकिन ये डायरेक्टली एक्सपांशन नहीं कराता है, डिलेड एक्सपांशन। ओके, और हाई मर्करी कंटेंट क्या करता है, ज्यादा मर्करी कंटेंट्स हैं, अमलगम की स्ट्रेंथ और प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है, लेकिन डिलेड एक्सपांशन नहीं होता है। तो डिलेड एक्सपांशन कौन कराता है, मॉइस्चर कंटामिनेशन। ओके, इट अकर्स 3 to 5 days after insertion and continues for month। ओके, एंड जिंक रिएक्ट विद वाटर फॉर्मिंग जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो क्या होता है, certain zinc containing low copper or high copper amalgam alloy which get contaminated by moisture during manipulation result delayed expansion or secondary expansion। So the correct answer for this question is moisture contamination। Okay, moisture contamination। Okay, now next question is, platinum is added to the gold foil। Options are increase hardness and wear resistance, facilitate cold welding, dimensional stability, or all of the above। It is a sandwich of gold and platinum
with platinum content being 15%. ओके, तो इसमें क्या होता है, 1 शीट ऑफ प्लेटिनम फॉइल होती है एंड सैंडविच बिटवीन 2 शीट ऑफ गोल्ड फॉइल. ओके, तो इसमें लेयर हो जाते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम रोल्ड आउट होते हैं टुगेदर और एक सैंडविच जैसा बना लेते हैं. ओके, तो ये करता क्या एक्चुअली, प्लेटिनम जो है वो इंक्रीज कर देता है हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस ऑफ द रेस्टोरेशन. सो दिस फॉर्म कैन बी यूज इन स्ट्रेस concentration area like incisal edge and cusp tip. Okay, so the correct answer for this question is increase hardness and wear resistance. Platinum is added to gold foil to increase the hardness and wear resistance. Okay, now next question is 10% polyacrylic acid conditioner is used during GIC restoration for better flow, to remove smear layer, to remove infective dentine, or all of the above. And the correct answer for this question is to remove smear layer. तो 10% polyacrylic acid कंडीशनर को ग्लास एनिमल सीमेंट रेस्टोरेशन के दौरान यूज किया जाता है मेनली किस लिए, स्मीयर लेयर को रिमूव करने के लिए. स्मीयर लेयर वो थिन लेयर होती है जो टूथ सरफेस पर डेंटल प्रोसीजर के दौरान बन जाती है. तो पॉलीक्रेलिक एसिड जो है स्मीयर लेयर को इफेक्टिवली रिमूव करता है जिससे जीआईसी अच्छे से एडियर हो सके वहां. ओके, सरफेस इज क्लीन यूजिंग कॉटन पैलेट एंड प्यूमिस स्लरी एंड एसिड ईचिंग इज डन विथ 37% phosphoric acid or conditioning 10% polyacrylic acid and 30% of phosphoric acid for 10 to 20 seconds and rinse in water for 20 second deep cavities. ठीक, आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.